वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे पे जाने से पहले ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने ये इंकशाफ किया कि 1992 में जो एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसमें जो हुकूमत खाने दिखाए गए थे वो 20% थे, 80% जो थे वो असला और हुकूमत खाने गलत थे। और ये एक इस किस्म की प्रेजेंटेशन पेश की कि यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत क्या थी। फिर सवाल, आखिरी सवाल आपसे मैंने पूछा है, ये क्यों ऑपरेशन की लॉन्च किया गया जी? जो नवाज शरीफ वाज द टारगेट, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने के लिए। यस, नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करने के लिए आर्मी ने इतना बड़ा एक्शन कराची में किया एमकेएम के खिलाफ। एमकेएम वाज द राइट पार्टनर इन द नवाज शरीफ गवर्नमेंट, ठीक है जी। सिंध वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस। नहीं, उस वक्त एमकेएम मियां नवाज शरीफ का पार्टनर थे। क्यों परवेज साहब? कोalition पार्टनर थे, ओके। और उनकी नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने के लिए, नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक कंस्पिरेसी प्लान थी। और ये जो सारा कुछ हुआ है मिलिट्री एक्शन, और जो मैं अब भी मेंटेन करता हूं कि मिलिट्री एक्शन जो डाइवर्ट हुआ है एमकेएम की तरफ, वो नवाज शरीफ के इल्म के बगैर हुआ है। और उनकी हुकूमत खत्म करना ये और ये इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू डिस्टेबलाइज, खत्म करना, आप कह लें या डिस्टेबलाइज। मैं अब रशीद साहब दो बातें बताएं। आपने जो हुकूमत खाने वाली बात की थी उन्होंने बड़ा क्लियर जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग टारगेट थे उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। जुनैद, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमने भी सारी पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक तज्जिया किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तशरीफ ले गई जद्दा, नवाज शरीफ साहब के साथ वो बैठी, दोनों ने पाकिस्तान की सारी तारीख जो थी उस पर अपनी गुफ्तगू को किया और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा और जिसकी तरफ अब ब्रिगेडियर साहब आज इशारा कर रहे हैं, बातों को बेनकाब कर, आज नहीं, मैं पहले भी जी पहले भी करते रहे होंगे, आज भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों ने भी किया। इन तमाम वाकयात से हमने एक सबक सीखा और उस सबक के नतीजे में हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मसवदा एक जो था तैयार किया, जिसमें इस चीज को तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के घिनौने खेल खेलती रही है, जिनकी अब भी खेल रही है, जिनकी गवाही इन्होंने दी, अब भी खेल और रही है। इन खेलों से पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए जरूरी है कि सियासी ताकतें, सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के इन खेलों का हिस्सा कभी ना बने। फौजिया वहाज साहब को मैंने लेना है। फौजिया वहाज साहब बड़ी क्लियर बात है, उन्होंने कहा जी ये सियासतदानों का इत्तेहाद जो इसलिए जरूरी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इसमें एंटर ना हो सके। आप लोग क्यों नहीं मुत्तहिद होते? इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं शामिल है। मैं समझती हूँ हमारे मुल्क में एक ओलिगार्की है और उस ओलिगार्की में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मिलिट्री या ब्यूरोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दे आर ग्रेट पावर ब्रोकर्स एंड पावर विल्डर। कौन लोग? आप, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, वो यहाँ मौजूद है। काम की बात नहीं करेंगी आप? कोई काम की बात नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ। आप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ मिलिट्री के हद तक ना रखिए, इसके मायनों को आप वाइड कीजिए, इसको आप बढ़ाइए। इसमें बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जिनके पास पैसा है, जिनके पास क्लाउड है और जिनके पास नेटवर्क है, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं और वो सारे के सारे ऐसे मौकों पर मिल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के मफाद में है कि पाकिस्तान जो है वो परमानेंटली डिस्टेबलाइज रहे। किन लोगों के मफाद में? कुछ लोगों के मफाद में। कौन? आप बता दीजिए थोड़ा। जो गेनर होंगे। देखिए ना, आप एक याद रखिए कि जब है ना मुल्क डिस्टेबलाइज होता है तो इकोनॉमी भी डिस्टेबलाइज होती है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या वो जो सीधे तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे मौके से फायदा उठाते हैं, उनके मजे आ जाते हैं, उनके ऐश होते हैं। हर बेकायदगी का काम होने लगता है इस जमाने में। आप ये याद रखिए, मुझे याद है मैं जिस जमाने में, मैं तो उस जमाने में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, जब हुकूमतों को उखाड़ पछाड़ की जाती थी, तो हमें मालूम है इसकी साजिश तो नहीं हो रही आपकी हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल हो रही है। उसमें आप देख रहे हैं बराबर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिसमें है ना हमारी हुकूमत के बारे में कोई स्कैंडलस स्टोरी नहीं आती है। कौन साजिश? और मैंने आपसे कहा ना, इस मुल्क में एक ओलिगार्की है, उस ओलिगार्की में आप सिर्फ मिलिट्री के हद तक ना रखिए। कौन है वो? मैं वही कह रहा हूँ। मैं नहीं मैं नहीं। ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं, नाम ले लें। वो कह रहे हैं मेरा नाम ले लें। ये तो आपके सामने हो गए, आए हुए हैं, फंसे हुए हैं, नाम ले लें। इनका नाम ले लें, परवेज सिंह साहब का। नहीं, ये तो नहीं शामिल हो सकते हैं। बहरहाल दे आर सर्टेन एलिमेंट्स। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। मुस्लिम लीग नून नहीं है, ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग नहीं है,
लेकिन जवेद साहब देखिए अहम बात यह है जवेद साहब अहम बात यह है कि हमने एक तज्जिया किया, इनकी जमात ने, हमारी जमात ने, फिर हमने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए कि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम किस तरह की जाती है। और अब जो हमारा मुतालबा था वो था कि हम मंतकी तौर पर अगला कदम उठाएं ताकि आइंदा से इस किस्म के वाकयात का खत्म हो गया। यहाँ जल्दी से एक बात कहना चाहूंगी, जो कराची का वाकया है और जो इन्होंने इंकशाफात किए बड़े तकलीफदेह हैं। मैं ये समझती हूँ इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। और आप ये देखिए उसके जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कॉस्ट थे उस मिलिट्री ऑपरेशन के, वो फायदा गवर्नमेंट ने उठाना है। सेनेटर परवेज रशीद साहब, फौजिया वहाब साहबा, ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद सर, मैं तीनों को शुक्रगुजार और ममनून हूं। फौजदार प्रोग्राम के शुरू में तिब्बत की बात हो रही थी। तिब्बत में एक और भी बड़ी दिलचस्प रवायत मौजूद है। तिब्बत के लोग सुबह के वक्त मोम के छोटे छोटे मुजस्मे बनाकर अपनी दहलीज पर रख देते हैं। ये मुजस्मे सूरज की तपश में पिघल जाते हैं और इसके बाद ये लोग इन पिघले हुए मुजस्मों के पास खड़े होकर कहते हैं, ये है हमारा गरूर, ये है हमारा इक्तदार, ये है हमारी दौलत और ये है हमारा इख्तियार। ख्वाजात, इख्तियार हो, दौलत हो, इक्तदार हो या फिर तकब्बुर हो, ये मोम के मुजस्मे होते हैं जो जरा सी धूप, जरा सी तपश बर्दाश्त नहीं करते। इंसान का असल असासा, असल ताकत उसका इखलास, उसकी सच्चाई और उसकी नेकी होती है। चुनांचे आप जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें कि कोई खरगोश जरा सी बुलंदी से देखे तो वो आप पर कहकहा लगाने पर मजबूर हो जाए। लिहाजा नाज़रीन, जिंदगी में कभी खरगोश बने और ना ही किसी खरगोश की साजिश का हिस्सा बने।